हाँ तो बेटा, हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमने सीखा था 11th क्लास में एक अकाउंट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता था? इससे हम नेट प्रॉफिट कंप्यूट करते थे बच्चों, और ये नेट प्रॉफिट कंप्यूट होके कहां चला जाता था? ऐड हो जाता था कैपिटल अकाउंट में, और वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में कहां होता था? लाइबिलिटीज साइड में। ये हम 11th क्लास में करते थे। दिस इज द पर्पस ऑफ 11th क्लास। 12th क्लास में कहां से हमारा सिलेबस शुरू हुआ बच्चों? ये फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ करता था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, एक ही ओनर है, उसके अकाउंट्स बन रहे हैं। 12th क्लास में हमने शुरू किया था पार्टनरशिप के अकाउंट्स। पार्टनरशिप में क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा पार्टनर। तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे 11th में सीखा वैसे ही 12th में बनता है। नेट प्रॉफिट जो कंप्यूट होता है वो भी वैसे ही होता है, बट बारी आती है ऐड करने की। कैपिटल में नहीं ऐड होगा बच्चों, अब ये कैपिटल्स में ऐड होगा। कैपिटल्स मतलब अगर देयर आर 3 पार्टनर्स, राम, मोहन, सोहन, दैट इज 3 पार्टनर्स में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एमंग पार्टनर्स। जितने भी हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव कहां से, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कहां से शुरू हुआ? द प्रॉफिट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और यहीं से 12th क्लास शुरू होती है। इस टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। और इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाना सीखते हैं? एक नया अकाउंट बनाना सीखते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक हमने लास्ट क्लास में सीखा था। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं पहले। कोई बच्चा बताना चाहेगा पार्टनरशिप होती क्या है? एनी वन ऑफ यू। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, किताबी डेफिनेशन नहीं चाहिए कि आप वो 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए हैं, वो वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। कोई भी बच्चा अपने वर्ड्स में, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, मुझे पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी चंद बातें बता सकता हो तो प्लीज अपना म्यूट खोल के बताइए। अंगद, आपने हैंड रेस किया, बताइए। सर, जब दो लोग एक साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट करते हैं और वो प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं और अपने लॉसेस वगैरह भी शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से वो पार्टनरशिप होती है। बिल्कुल सही कहा, पर कुछ वर्ड्स गलत यूज करे आपने। आपने पहली बात की अंगद, जब दो लोग, सिर्फ दो ही लोगों की पार्टनरशिप हो सकती है बच्चों? सर, दो या कोई दो से बताएगा? ज्यादा। दो या दो। दो या दो से ज्यादा, वेरी गुड। और क्या कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? अंगद ने कहा जब दो या दो से ज्यादा लोग काम नहीं सर, मिलके कोई बिजनेस। काम करना चाहे और प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करना चाहे। किसी की आवाज फार्मिंग देखिए। बिजनेस। अर्निंग बिजनेस। चलिए, काफी सारे पॉइंट्स बता दिए। अच्छा, सब बच्चे एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अपने रजिस्टर्स में। ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सब बच्चे अपने घर का होम एड्रेस यहां लिखेंगे। सबसे पहले सब बच्चे अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, अपने अपने रजिस्टर्स में सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है? जैसे मैं अपने घर का एड्रेस लिख रहा हूं, मैं अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिख रहा हूं, लेट सपोज। सब बच्चे अपने अपने एड्रेस लिखेंगे। 306 अग्रवाल शॉपिंग सेंटर। सब बच्चे अपने अपने घर का लिखेंगे। मेरी चीटिंग मत करना कहीं, ये नोट कर लो आप लोग। सब अपना अपना घर का एड्रेस लिखेंगे अपने रजिस्टर। 306 अग्रवाल शॉपिंग सेंटर, प्लॉट नंबर 1, पीतमपुरा।
मैंने अपना एड्रेस लिख लिया, सब बच्चों ने लिख लिया होगा। क्या इस एड्रेस पे आप सब पहुंच जाओगे बच्चों? बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे? हाँ बोल, कुछ कहना चाहता है, इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा बेटे? यस सर। अर्णव कह रहे सर पहुंच जाऊंगा। कौन बच्चा ऐसा जो इस एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएगा? कोई है जो ऐसा इस एड्रेस पर नहीं पहुंच सकता? इसके अंदर कुछ खामी है, कुछ प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट है। क्या चीज इनकम्प्लीट है? ये कहां पर सिचुएटेड है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। 306 अग्रवाल शॉपिंग सेंटर, प्लॉट नंबर 1, दिल्ली में सिचुएटेड। दिल्ली के पीतमपुरा नामक जगह पर। यहां मैंने ब्लॉक नहीं बताया, सी डी ब्लॉक में उसके प्लॉट नंबर 1 जिसका नाम है 3 अग्रवाल शॉपिंग सेंटर, उसके 306 नंबर पे हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएट करता है। अभी इसमें एक और चीज कमी है, इसका पिन कोड नहीं है और इसके अंदर कौन सी कंट्री है वो भी नहीं मेंशन है। दिस इज द कंप्लीट एड्रेस। बात समझ रहे हो? एड्रेस की क्या डेफिनेशन होती है? वर्ल्ड के मैप में कौन सी कंट्री की कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री की कौन सी स्टेट की किस लोकेशन पे, कौन से ब्लॉक में, कौन से फ्लोर पे, किस जगह पर ये सिचुएट करता है, ये जरूरी जानना है। दिस इज नाउ अ कंप्लीट एड्रेस। मेरे बच्चों सेम कॉन्सेप्ट होता है लॉ में। सर ये लॉ क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा लॉ क्या होता है बच्चों? एनी वन ऑफ यू नोज व्हाट इज लॉ? कानून का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स दैट एवरी सिटीजन हैज टू फॉलो। एक एक करके किसकी आवाज आई सबसे पहले? सेट ऑफ रूल्स किसने बोला? मैंने सर। सर दोनों ने सेम बोल। सर सेट ऑफ रूल्स दैट अ बेसिक, मतलब हर बंदे को जो फॉलो करने होते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला राघव तूने। सेट ऑफ रूल्स, तो रूल्स का कुछ फॉर्म होता है, एक सेट सीरीज होती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 100, रूल नंबर 200, ऐसे करके रूल्स होते हैं बच्चों, है ना? आप जब बड़े होगे लॉ पढ़ोगे तो उसमें रूल्स के सेक्शंस के बायकॉट्स, फॉर्म्स, सबसेक्शंस, नोटिफिकेशंस, गैजेटेड, सब कुछ आएगा। तो बेटा इसके अंदर ना कंसेप्ट होता है, लॉ जो लिखा जाता है वो पैराग्राफ्स में लिखा जाता है और पैराग्राफ्स में बनते हैं सेक्शंस। क्या बनते हैं? सेक्शंस। तो लॉ के अंदर कुछ सेक्शन, जैसे आपकी बुक होती है, बुक के अंदर क्या होती है? यूनिट्स होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसी होती है ना आपकी बुक। यूनिट 1 में मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 to 5 है, यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 6 to 8 है, यूनिट 3 में चैप्टर 9 to 11 है, ऐसे होता है। और इनके अंदर क्या होते हैं? चैप्टर के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं बच्चों। ऐसी कानून के अंदर भी सेक्शंस होते हैं। तो आज तक हमने 11th क्लास में जितना भी कानून अकाउंट्स पढ़ा था वो नॉन कानून बेस्ड था, यानी कि उसके अंदर कोई लॉ नहीं था। अब 12th ऑनवर्ड स्टिल कॉलेज, बीकॉम, सीए, कुछ मर्जी करिए, अब हमने सारा का सारा अकाउंट्स एज पर द लीगल लॉ पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है हमने? कानून एज, हमने अकाउंट्स कैसे पढ़ना है? एज पर लीगल लॉ। तो समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं बात को। आइए दोबारा बताता हूं मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब हम जो 12th ऑनवर्ड्स अकाउंट्स को लर्न करेंगे वो एज पर लीगल लॉ लर्न करेंगे। जितना भी हमने अकाउंट सीखना है वो एज पर कानून क्या कहता है वो सीखना है। और अकाउंट्स में जैसे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के कानून का, लॉ का नाम क्या है? द पार्टनरशिप एक्ट। कौन बताएगा इस कानून का क्या नाम, मतलब कौन से साल में बना था कानून? द पार्टनरशिप एक्ट। एनी वन ऑफ यू?
1956. 1932. The Partnership Act 1932, 1956 में कंपनी का गठन किया गया था, कंपनीज एक्ट बना था, जो 1956 में बंद होकर के 2013 हो गया। ये पहले 1956 बंद किया गया, वो 2013 बन गया है, यानी कि इसके अंदर अमेंडमेंट आई है, ये चेंज हुआ है। बट पार्टनरशिप का कानून 1932 में ही बन गया था, वो आज तक चलता है। तो बच्चों बात समझ में आई, लीगल लॉ का क्या मतलब है? आपने पार्टनरशिप के कानून को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में सीखना है, ठीक है। कंपनीज एक्ट तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो उस लॉ के कौन से सेक्शन में, अब सब बच्चे अपने अपने रजिस्टर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन का मतलब अब समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, सब बच्चे इसी तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूं। ये नहीं कि सबने लंबी लंबी लाइनें लिखनी है, पैराग्राफ्स लाइंस में लिखना छोड़ दीजिए। अब मैं आपको नए तरीके से थ्योरी लिखनी सिखाऊंगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, बस ये 4 अक्षर लिख करके अगली लाइन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons. Next line, who have agreed. Next line, to share profits. Next line, of a business. वो business carried on by all or any of them acting for all. This is the definition. सब बच्चे इस तरीके से 6 पॉइंटर्स में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अपने रजिस्टर्स में नोट करेंगे। क्या चीज, क्या कहना चाह रहा हूं? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। किस में रिलेशनशिप है? पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है। वो पर्सन्स क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। क्या एग्री कर रहे हैं? प्रॉफिट्स की शेयरिंग को करने के लिए। और वो प्रॉफिट्स कहां से आएंगे? बिजनेस से आएंगे। और वो बिजनेस कौन करेगा? कैरी करेगा ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। ये सारे फीचर्स होने जरूरी है, तभी पार्टनरशिप बन सकती है। सब बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे, बिजनेस। सर ये बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बेटा एक ऐसा टर्म है जो बिजनेस करने, जो भी कोई पर्सन बिजनेस करेगा, वो बिजनेस 2 तरीके का हो सकता है। या तो कोई लीगल बिजनेस करेगा, लीगल का मतलब जो लॉफुल है, ऐसे लीगल ना लिख करके इसको लिखते हैं लॉफुल, कानून की नजर में ये बिजनेस सही है। एक होता है अनलॉफुल बिजनेस। अनलॉफुल बिजनेस क्या होती है सर? बच्चों देखो, जो कानून की नजर में अलाउड है कि आप ये काम कर सकते हो, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, ये एक प्रोफेशन है। मैं स्टील का बिजनेस कर सकता हूँ, ये एक बिजनेस है। अगर मैं एक सीए फर्म चला सकता हूँ तो ये एक प्रोफेशन है। मैं स्टील, प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम का कोई बिजनेस करूं तो वो सब लॉफुल बिजनेस है। सर ये इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस क्या होती है? ड्रग्स का बिजनेस, स्मगलिंग का बिजनेस, चरस, अफीम, गांजे का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना गलत तरीके से, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज करना। गवर्नमेंट ने लेट सपोज कहा कि क्योंकि प्याज की इस टाइम बहुत किल्लत है इंडिया में ही, मान लेते हैं ऐसा, तो इंपोर्ट करना तो अलाउड है बट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया प्याज का, अनियन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अनियन एक्सपोर्ट उस केस में क्या हो जाएगा? प्रोहिबिटेड एक्टिविटी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप काम नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे वो काम करना अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा। जैसे कि आज की डेट में क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप ओपन नहीं कर सकते हैं, बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में नहीं बुला सकते, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी हो गई ड्यू टू कोविड। अगर हम वो जबरदस्ती करते हैं तो वो क्या हो गई? अनएथिकल, अनलॉफुल, इलीगल एक्टिविटी। तो वो क्या हो गया? एक ऐसा बिजनेस जो अनलॉफुल है। तो एक बिजनेस लॉफुल तरीके से चलाया जाए, पहली बात, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। उस बिजनेस से
उस बिजनेस से चला करके जो प्रॉफिट्स हुए, जो भी उस बिजनेस को चला करके प्रॉफिट्स हुए, वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स शेयर करेंगे। दैट इज बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, उस बिजनेस को चला करके कुछ प्रॉफिट्स होने चाहिए, वो प्रॉफिट्स शेयर होने जरूरी हैं। अगर ये शेयरिंग हो रही है तो आपस में 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स में एक शेयरिंग की कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। दैट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स फॉर दैट शेयरिंग, कि 5 रुपए में से 2 रुपए मेरे, 2 रुपए तेरे और 1 रुपया तीसरे पार्टनर का। दैट इज मान लेते हैं 10 रुपीज में से ए के, बी के, सी के, 5 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज। दैट इज देयर इज सम एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो इन 3 बातों को समझिए। वो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल, उस बिजनेस से उत्पन्न हुए प्रॉफिट्स की शेयरिंग होनी चाहिए, और उस शेयरिंग के लिए उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये 4 बातें इकट्ठे हैं, बिजनेस, प्रॉफिट, शेयरिंग और एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट किस में होना चाहिए? वो पर्सन्स में होना चाहिए। ये पर्सन्स लिखा है, पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स, ये पर्सन्स में होना चाहिए। पर्सन्स कौन से हो सकते हैं? सिर्फ नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन्स कौन से हैं? हमने 11th क्लास में सीखा है। नेचुरल पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे राम, मोहन, सोहन, आप लोगों में से यश, अंगद, अंश, अर्णव, दर्शलीन, मैं, हम सब कौन है? नेचुरल पर्सन्स है। तो दैट इज नेचुरल पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, और वो प्रॉफिट्स बिजनेस से होंगे तो वो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप बन जाएगी। और इस पूरे सिस्टम, उस पूरे रिलेशनशिप को ही पार्टनरशिप कहते हैं। लैंग्वेज समझ में आ रही है? It is a type of a relationship among the natural persons who have agreed to share the profits of the business. बात समझ में आई? अभी इसमें कुछ खामियां हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। एग्रीमेंट किस प्रकार का हो सकता है? एग्रीमेंट, अगर ए बी सी पार्टनर बन गए, इन्होंने सिर्फ ओरली डिस्कस कर लिया कि ए तेरे 5 रुपए प्रॉफिट्स, बी तेरे 3 रुपए और सी तेरे 2 रुपए प्रॉफिट्स। देयर इज एन ओरल अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। बट इन्होंने कहा ना कल को लड़ाई हो जाए, कल को हम एक दूसरे के प्रति कहीं गलती ना कर बैठे, हमें एक दूसरे के प्रति कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग्स को एक पेज पे फ्रेम कर लेते हैं, लिखवा लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? रिटन एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सारा हमारे चैप्टर का फंडा है, यही हमने सारा सीखना डिटेल में। जो चैप्टर देख रहे हो ना, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यही सारे फंडा है। टॉपिक पूरा चैप्टर ये प्रैक्टिकली पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर से इतने सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि यही पूरा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर बन जाएगा। दैट इज पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें अपनी पार्टनरशिप को लंबे समय तक चलाना है, तो एग्रीमेंट क्या करो कि लिख करके कर लो एग्रीमेंट को, जिससे कि कल को कोई मतभेद हो, डिस्प्यूट हो, कहीं पे कल को हम एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो, तो लिखी हुई बात दे पढ़ लो हमने क्या लिख करके अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चालू किया था। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन। प्रॉफिट्स होंगे, तो प्रॉफिट्स का मतलब सर लॉसेस भी होता है? यस, प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस, प्रॉफिट के अंदर लॉसेस भी हो सकते हैं। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। पर्सन्स कौन से हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं, बट 3 तरीके के पर्सन्स को पार्टनर नहीं बना सकते। एक्सक्लूडिंग माइनर, आप सब अभी कौन हो? माइनर हो। माइनर कौन होता है बेटा इंडिया में? इंडिया के लिए माइनर पर्सन वो होता है जो 18 साल से कम उम्र का है, यानी कि मैं चाह करके भी आप लोगों को अपनी पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दे सकता, अनलेस अंटिल इसके अंदर एक एक्सेप्शन होती है, यानी कि अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस। आप लोगों को मैं अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बना सकता, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन में बना सकता हूं। या दूसरा एक होता है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो थोड़े दिमाग से पैदल हो जाते हैं व्यक्ति, या फिर पर्सन थोड़ा सा मेंटल कैपेसिटी उनकी सही नहीं होती है, तो अनसाउंड माइंड के लोगों को आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। या पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कोई पर्सन लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाई हो गया कि एक पार्टनर नहीं बन सकता, जैसे कि कौन नहीं बन सकता? आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंसॉल्वेंट। एक पर्सन का दिवाला निकल जाता है तो वो बैड डेट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में
अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता बच्चों। या फिर अगर कानून में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, अगर वो किसी कोर्ट में या किसी जेल में या किसी पुलिस स्टेशन में किसी कारणवश किसी केस में फंस जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उस केस में वो पार्टनर नहीं बन सकता। बट इसकी कंडीशंस है अलग अलग केसेस में अलग अलग। ठीक है जी, तो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए पर्सन्स पार्टनर हो सकते हैं, माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन पार्टनर नहीं हो सकता, जो लॉ में डिस्क्वालीफाई कर दिया वो पार्टनर नहीं हो सकता। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। प्रॉफिट्स मतलब लॉसेस भी होते हैं। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। अभी मैंने आपको ये बात नहीं समझाई कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है समझिए बात को। हमारे केस में 3 पार्टनर थे ए बी सी। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अगर ए ने कोई काम किया, पार्टनर है, तो क्या बी और सी भी उसके लिए लायबल होंगे कि नहीं होंगे? एक पार्टनर ने अगर बिजनेस में कोई काम कर दिया, बिजनेस के लिए डिसीजन ले लिया, बिजनेस की कैपेसिटी में रह करके बिजनेस ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो क्या वही काम बी और सी यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म पे लायबल होगा कि नहीं होगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, लायबल होगा। इफ अ सिंगल पार्टनर टेक्स अ डिसीजन फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे उस डिसीजन से पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उस अकेले पर्सन का डिसीजन नहीं है, वो तीनों पार्टनर्स का डिसीजन है। यानी कि अगर ए ने डिसीजन लिया तो उसने अपने लिए नहीं, अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए डिसीजन लिया। इसका मतलब वो कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि या तो सारे के सारे डिसीजन ले ले, या और एनी ऑफ देम, कोई एक बंदा डिसीजन ले ले, एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए डिसीजन ले रहा है। यानी कि एक पार्टनर अकेले डिसीजन ले तब भी वो फर्म के लिए डिसीजन ले रहा है, और अगर वो सारे मिलकर डिसीजन ले तब भी वो फर्म के लिए डिसीजन ले रहे हैं। एक पार्टनर का डिसीजन सबके लिए लायबल है और सारे पार्टनर्स का डिसीजन भी सबके लिए लायबल। बात समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आइए इसको आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना जो पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे वाला पॉइंट। देखो मान लीजिए एक फर्म है, ए बी सी पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर मेजर है। मेजर का मतलब ग्रेटर देन 80 ईयर्स है, 18 ईयर्स है। मान लीजिए इसकी 40 ईयर्स की एज है, इसकी 50 ईयर्स है, इसकी 60 ईयर्स एज है। तो तीनों पार्टनर्स मेजर पार्टनर्स है। नाउ दे वांट्स टू एडमिट मिस्टर डी, जिसकी एज अभी 12 ईयर्स है। ये बट क्या है, टीवी के शोज में एक फेमस पर्सनालिटी है। कई बच्चे होते हैं ना जो टीवी के शोज में बहुत फेमस हो जाते हैं। तो अब ये चाहते हैं मिस्टर डी जो छोटा सा बच्चा है अभी, उसको अपने बिजनेस में ये पार्टनर ज्वाइन करा ले। क्या ये कर सकते हैं? नहीं। एज पर पार्टनरशिप लॉ, डी कैन नॉट एडमिट एज अ पार्टनर बीइंग अ माइनर। डी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डी माइनर है। बट हमारे हिंदुस्तान में बच्चों आपको पता है ना, कानून बनता किस लिए है? कानून को तोड़ने के लिए। क्यों बनता है कानून? कानून को तोड़ा मरोड़ा जाए। आपको मैं बताता हूं बच्चों, ये कानून क्यों बना था। ये कानून इसलिए बना था कि डी एक छोटा बच्चा है, उसे अभी समझ नहीं है कि वो इन लोगों के साथ बिजनेस करेगा तो कहीं ये लोग मिलकर के इसका नुकसान ना कर दे, यानी कि डी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए माइनर को एडमिट नहीं किया गया था पार्टनर में। कानून क्यों बनाया गया था ये वाला कि डी कैन नॉट एडमिट एज अ पार्टनर बीइंग अ माइनर। क्यों? क्योंकि कहीं बड़े व्यक्ति मिलकर के छोटे व्यक्ति को, छोटे बच्चे को बुद्धू ना बना दे, उसका पैसा लूट ना ले। तो इसको तोड़ा मरोड़ा कैसे गया, कानून को कैसे अपने हितों, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया गया। बट मिस्टर डी being a minor can be admitted as a partner। अगर हमें इसे पार्टनर बनाना ही है तो बना तो सकते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट्स।
और ये कंडीशन लगा दे कि भाई अगर प्रॉफिट्स होंगे तो तेरे को पार्टनर बनाएंगे, नॉट फॉर लॉसेस, बट लॉसेस के लिए हम ही पार्टनर हैं। कौन कौन? एबीसी। यानी कि क्या हुआ, कानून का पर्पस क्या था कि डी को लूटा ना जा सकता हो, कि डी को सिर्फ पार्टनर बनाया गया प्रॉफिट्स के लिए, लॉस के लिए उसे पार्टनर नहीं बनाया गया। तो कानून में डी को पार्टनर बनाने की स्वीकृति मिल गई। ये कानून इस तरीके से फ्रेम किया गया। इस कानून का नाम है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर एक माइनर भी हो सकता है अगर उसको कंडीशनल प्रॉफिट्स के लिए ही एडमिशन दिया जाए। सब बच्चे